वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार सभी को। और आज हम लोग मार्च के आखिरी दिन, वैसे तो कल है आखिरी दिन, पर हम आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल संडे है। तो हम संडे को, आपको पता है कि हमारी वीडियो नहीं आती है, तो हम मार्च के आखिरी जो है वो करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। कल से आपके लिए जो है और ज्यादा वीडियोस आएंगी, और ज्यादा करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाएगा। मैं और ज्यादा चीजें उसमें ऐड करने वाली हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। अब आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट जो है, इसके लिए ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेन है हमारे 5 इंपॉर्टेंट आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला है जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी का अर्थ होता है कि जो हमारे मेल और फीमेल हैं, वो हेल्थ के जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें कितने हैं, मतलब कितना ज्यादा लैंगिक असमानताएं चल रही हैं। दिल्ली एक्साइज पुलिस केस आप जानते हैं, ये बहुत फेमस रहा था। ईडी ने जो है इसके ऊपर काफी चीजें बताई हैं, वो देखेंगे। टीकाकरण के बारे में देखेंगे। कॉटन कैंडी बैन कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी ने किया है। और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक मेंस के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये कह रहा है जेंडर डिस्पैरिटी हेल्थ के बारे में है, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट रिलीज करी है। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट का नाम क्या है? फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही नाम है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि चाहे फीमेल 67% है हेल्थ सेंटर में, पूरे हेल्थ सेंटर में 67% महिलाएं हैं, फिर भी उनको 24% कम पैसा मिलता है। तो ये तो कुछ सही नहीं है। चाहे महिलाएं भरी हुई हैं, मतलब भरी हुई इन द सेंस कि 67% है, 67% कम तो नहीं होता है। तो इसीलिए जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। समझे भाई? तो जो भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, निम्न और मध्य आय वाले जो देश होते हैं, वहां पे महिलाओं की जो पूरा इसमें पे है, जो पैसा है, उसमें बहुत वृद्धि हो सकती है। और पुरुषों के समान उनको पैसा दिया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अंडर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि अल्प प्रतिनिधित्व है। इसका अर्थ ये है कि महिलाओं को यहाँ पर, अगर देखो सही तरीके से सही पैसा नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है महिलाएं भी उसमें जाना बंद कर देंगी, है ना? प्रतिनिधित्व यहाँ पर कम कर देंगी। रह रही हैं पर उसमें नेतृत्व नहीं कर रही हैं, लीडरशिप में नहीं जा रही है, क्योंकि ये ज्यादातर आज भी मेडिकल फील्ड जो है वो मेल डोमिनेटेड कही जाती है। ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है अभी भी वहां पे पुरुषों का वर्चस्व है। 35 देशों में डॉक्टरों में 25 से 60% महिलाएं हैं, परंतु नर्सिंग स्टाफ में 30 से 100% के बीच महिलाएं ही महिलाएं हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा। मैं ये कोई वैसे नहीं बता रही, पर इन रियलिटी आपने ये देखा ही होगा कि ज्यादातर जो इसमें नर्स वगैरह, आप जब हॉस्पिटल्स वगैरह जाते होगे तो आपने देखा होगा ज्यादातर यहाँ पे फीमेल्स ही सिर्फ नर्सेस के रूप में काम करें, मेल्स बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उनको जो है नर्सिंग स्टाफ में ज्यादा रखा जाता है, जबकि उनको स्पेशलिस्ट होते हैं ना जो, उसमें वो कम रखा जाता है। तो वही है, उनका हेल्थ वर्क अनपेड रहता है। इम्पैक्ट खूब पड़ता है इस पैंडेमिक का। इस पैंडेमिक ने भी काफी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करी है। मतलब कि पैसा कम मिलना, ये चीज है। और इंडिया में ये चीज काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। ये ऐसा देखा गया है कि भाई जो फीमेल हैं, वो अपने दैनिक कामकाजी समय का लगभग 73% ऐसे कार्यों में व्यतीत कर देती हैं जिनसे उनको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस, हिंसा भी खूब होती है। ठीक है। आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि महिलाओं को खामियाजा खूब भुगतना पड़ता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए। ठीक है, कोरिया के अंदर ऐसा बोला गया है।
कोरिया की हम बात करें, सेकंड पॉइंट आप पढ़ोगे, 64% जो नर्सेज हैं उनको यहाँ पर मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, वायलेंस का सामना करना पड़ा। नेपाल में भी ऐसा ही है, 42% फीमेल कर रही है। तो बेसिकली आप इस पूरे को जो आप एनालाइज करोगे इन आंकड़ों को, आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण महिलाओं का हो रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अभी हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे हैं, कल को इस पे मेंस का सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल में लैंगिक असमानताओं को स्पष्ट करिए। एक्सप्लेन द जेंडर डिस्पैरिटीज इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है कि मेल और फीमेल में क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि महिलाएं जो है सबसे ज्यादा अवैतनिक कार्यों का बोझ सहती हैं। ठीक है, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करते हुए चलना है अपने नोट्स में। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको बहुत इजीली अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी बताओगे कि ये वाला सेकंड पॉइंट में मैंने डेटा दिया है कि 67 पुरुषों की तुलना में केवल 37% महिलाएं ही उचित उचित उपलब्धता प्राप्त है। ठीक है, ये एम्स से पता चला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पता है ना आपको एम्स के बारे में, किसने बनवाया था? एम्स की स्थापना जो है वो किसने करवाई थी? महारानी अमृता कौर ने। ये आपने नाम सुना होगा, ये हमारे भारत की पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर थी। महिला मिनिस्टर भी थी और हेल्थ मिनिस्टर भी थी, याद कर लेना ये सारा। ठीक है, इन्होंने एम्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में स्टार्ट करवाया था। और राजस्थान में, जो राजस्थान अपना इंडिया का, जिसकी कैपिटल जयपुर है, वहां पर अस्पताल जाने वाले बच्चों में से केवल 33% और और बुजुर्गों में 43% महिलाएं ही हैं। ठीक है, तो ये डेटाज निकल के आए हैं, और ये डेटा जब भी निकल के आते हैं तो हमसे सवाल किए जाते हैं उसके ऊपर। अब आप सोचेंगे कि ये तो चलो मेंस का हमारे पास डेटा इकट्ठा हो गया, मेंस के लिए बहुत जरूरी होता है डेटा को इकट्ठा करना। लेकिन आप सोचेंगे मैम इसमें प्रीलिम्स पे कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो देखो प्रीलिम्स पे क्या क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट वाइज। आपसे ये 73% की स्टेटमेंट में पूछ लेंगे। जैसे सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है 67% पुरुषों की तुलना में केवल 37% महिलाएं हैं, तो ये एक स्टेटमेंट आ जाएगी आपके एग्जाम में। स्टेटमेंट आएगी, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ये राजस्थान का पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने ये सारा डेटा इकट्ठा किया है। ठीक है, तो आपको ऐसे लर्न करना है, और लास्ट वाला भी पढ़ना पड़ेगा ये वाला। 50% यहाँ पे महिलाएं हैं जो भी स्वास्थ्य की पूरे उसमें लगी हुई हैं, लेकिन 18% ही ऐसी यहाँ पर जो है वो नेतृत्व के कामों में लगी हुई हैं। तो ये आपको फैक्चुअल डेटा लर्न करना पड़ेगा, ये फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है। अब देखो भाई, आप जब भी एक्सप्लेन करते हो अपने आंसर्स को, तो आपको एंड में ये भी बताना पड़ता है कि भाई ये जो जेंडर गैप है इसको कम कैसे किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए ठीक ठाक चीजें करनी पड़ेंगी भाई। ये समझना पड़ेगा कि विमेन का रोल भी जरूरी है। लोग पता नहीं इस बात को क्यों नहीं मानते हैं। मानना पड़ेगा कि भाई जैसे मेल्स काम कर रही हैं वैसे महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना डीपीएसपी का, याद होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। वो पॉइंट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वुमेन का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो भी अपने करियर में प्रोग्रेस कर सके। और ये जो हमारा कहते हैं ना, हम हर जगह की विविधता बहुत है, लैंगिक असमानता बहुत है, उसको हम लोग कम कैसे करेंगे? जब तक ये मानेंगे नहीं लोग तो कम कैसे किया जाएगा? तो वो कम करने के स्टेप्स है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं। मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि महिलाओं का रोल नेसेसरी है। ठीक है, सुधार आवश्यक, मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया। आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा, आप डेली इन वीडियोस को कंप्लीट करो। और अब तो मैंने एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है कि आपके लिए डेली शॉर्ट्स आएंगे, उसमें आपको जो डेली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बताए जाएंगे फ्यू मिनट्स में। मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में टर्म्स चल रही हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट वाले, वो सब आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है उसको पूरा सुन के कंप्लीट करना। ठीक है, आप लोग उसको सुनेंगे, अपने नोट्स में ऐड करेंगे। वो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में जरूरी रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अप्रैल में ही, 1 अप्रैल से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई ये वाली चीजें? अब आता है डेली एक्साइज पॉलिसी केस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहा है, इसी की वजह से ईडी ने
अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनको गिरफ्तार किया है। तो पूरा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो आई थी नवंबर 2021 में, जिसको जुलाई 2022 में खत्म कर दिया गया, क्या है क्या वो। ठीक है, तो भाई ये देखो, पढ़ो पहले, अच्छे से पढ़ो पहले। यहाँ लिखा है दिल्ली का जो ये उत्पाद शुल्क मामला है, इसके तहत जो है, जो कि नवंबर 2021 में लागू हुई थी, कुछ समय इसमें भ्रष्टाचार, सरकारी खजाने को खत्म करने की बात हुई थी, तो जुलाई 2022 में को समाप्त कर दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सर्विंग हो रहा है, सेवारत मुख्यमंत्री, उसको गिरफ्तार किया गया है। 18 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस केस में गिरफ्तार किया है। ठीक है, और 28 मार्च 2024 तक ईडी की कस्टडी में वो रही है हमारे सीएम। ठीक है, उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल ने जो पूरी गिरफ्तारी हुई है इसको चैलेंज भी करा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता, रिजेक्ट करता, उससे पहले उनको खत्म कर दिया। ठीक है, ईडी ने ये बोला है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सुना होगा आपने ईडी। अच्छा मैं बता दूं एक बात, ईडी जो है बहुत बच्चों को लगता है कि ये हमारी होम अफेयर्स के अंडर आती है, नहीं। ईडी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंडर आती है, काम करती है। तो ईडी ने ये बोला है कि जो केजरीवाल है वो किंग पिन एंड की कॉन्स्पिरेटर है, मतलब कि मुख्य साजिश करता है इस पूरे के पूरे काम में। ठीक है, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने मनमाने डिसीजन लिए हैं उस पूरे केस में, जिसकी वजह से जो पूरा वित्तीय नुकसान हुआ है वो 550 से ज्यादा, करीब 580 करोड़ का हुआ है, अपने मर्जी से डिसीजन लेने की वजह से। ठीक है, पहले तो इन्होंने ये बात, ईडी ने आरोप लगाए हैं। अब उसमें इन्होंने क्या क्या बोला है, अब था क्या भाई, ध्यान से समझना पहले तो। ईडी ने ये बोला है कि जितने भी ये पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी का नाम क्या है, न्यू एक्साइज पॉलिसी, नई उत्पाद नीति। इसमें क्या होता है, इस नीति में किया गया था कि जो शराब का कारोबार है, देखो पता है हुआ क्या था, मतलब मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही, पर ऐसा हुआ था दिल्ली में, कि दिल्ली में जो शराब होती है ना, उसको इन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दिया। और निजी कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं अल्कोहल सेल करने वाली, उनको 12% का मार्जिन प्रदान करने को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें से 12% में से 6% रिश्वत शामिल थी। ये देखो बात, समझ रहे हो। तो ईडी ने ये आरोप लगाया कि भाई जो नीति है ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है, डिस्काउंट देना उनको, रिश्वत के बदले उनको जो है छूट दे देना, लाइसेंस को बहुत इजी कर दिया, एक के साथ एक फ्री करने लग गए। तो यहाँ पर अल्कोहल का बिजनेस दिल्ली में बढ़ाने के लिए ये सारे स्टेप्स किए गए, ताकि इन इलेक्शंस में और बेटर मिल जाए। और ये भी बोला है कि इसी स्कीम के चलते जो वो पंजाब में जीते हैं, गोवा में जाके रह रहे हैं, मतलब गोवा में पार्टी चल रही है, वहां पर भी इन्होंने ऐसी चीजें करी है, ऐसा भी बोला गया है। तो ये है पूरा माजरा, अब समझ में आया कि 12% इन्होंने यहाँ पर मार्जिन रखा उनको देने के लिए, और इस 12% में 6% तो रिश्वत ही सिर्फ रहने वाली। तो वो चीजें यहाँ पर इन्होंने बोली है, जिससे ये बोला है कि भाई ट्रांसपेरेंसी रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो उसमें ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर गाइडलाइंस रखो, आपको सुशासन के लिए यहाँ पर भारत ने बनाया है, दिल्ली के लोगों ने बनाया है, तो सुशासन रखो। ऐसा कुछ भी काम मत करो जिससे पब्लिक का ट्रस्ट यहाँ पे छिन जाए। मानते हो इस बात को, बिल्कुल मानते हो। ये वाले पॉइंट्स तो आप एथिक्स में बहुत इजीली यूज कर सकते हो, जितने भी लिखे हुए कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही रखो नीति निर्माण के समय, जो भी आप कार्य कर रही हो उसमें जवाबदेही रखो, खामियों को रोको, है ना, नैतिकता के साथ काम करो। ये एक आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट सबको ये सिखाया जाता है। एजुकेशन प्रोवाइड करो, है ना, वही चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हो पहले, जो आप जानते हो, वही सेम पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए, आपको सेकंड क्लियर हो गया। सेकंड वाला एग्जाम के लिए तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, ईडी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया किस मिनिस्ट्री में आता है। बाकी एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए था। हाँ, अब थर्ड वाले टॉपिक से आ सकता है, रिवाइविंग इम्यूनाइजेशन, मतलब कि टीकाकरण। अब आप भी जानते हैं कि डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो टीकाकरण की सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ने बताया है कि भाई वैक्सीन जो होती है उसका अगर हम रोक देते हैं या उसको वापस से ठीक करने में लग जाते हैं तो उसके बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन को रखना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बताया है रिसर्च करने के बाद, किसने रिसर्च करी है, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ने।
ठीक है, इन्होंने अलग अलग रिसर्च करी है, इंपीरियल स्कूल कॉलेज लंदन ने भी यहाँ पर करी है कि भाई वैक्सीन जो है वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो गई थी। डिसरप्ट का मतलब होता है उसमें व्यवधान पड़ गया था, उसकी सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से इतनी सारी डेथ हो गई, करीब करीब 10 लाख डेथ हुई है। 2020 से 30 के बीच में जो है करीब करीब 10 लाख इसमें डेथ हो गई है। तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मीजल्स जो है वो बीमारी है, मीजल्स सबसे ज्यादा कहाँ पे, अफ्रीका में, मैंने बताया भी था ये वाला। तो इसमें क्या है ना कि अगर ऐसा भी इन्होंने बोला कि एक नया एक तरीका लाओ कैचअप वैक्सीन का, मुझे भी बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि बढ़िया लगा। कैचअप टीके क्या होते हैं, जिसने अपनी जो जो लेनी थी डोजेस, मान लो अभी आज लगवाई तो 2 महीने बाद डोज लेनी थी, 2 महीने बाद उस व्यक्ति ने डोज नहीं ली, तो अब उसके लिए कैचअप वैक्सीन भी बनाओ जिन्होंने शेड्यूल डोजेस को मिस मिस कर दिया है। और वो सभी के लिए नहीं, वो सिर्फ ऐसी चीज है जिसके लिए सबसे ज्यादा डेथ होती है। 79% डेथ किससे होती है, मीजल्स, रुबेला, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, वायरस, ठीक है, याद आ गया पूनम पांडे, ये वाला नाम सुनते ही वो याद तो जरूर आ रहा होगा क्योंकि वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी भारत में। हेपेटाइटिस बी और येलो फीवर। तो इसकी वजह से यहाँ पर वैक्सीनेशन इन पे स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो कैचअप वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर बनाओ, डब्ल्यूएचओ ने ऐसा बोला है। सबसे ज्यादा इसको अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भेजो, क्योंकि भाई वहां पर सबसे ज्यादा है ये बीमारियां। अफ्रीका तो सबसे ज्यादा ग्रस्त है इन चीजों से, चाहे मलेरिया हो चाहे ये। मीजल्स में आपको पता है, मीजल्स जो है वो अब वापस से भी देखने लग गए हैं यूके और यूएस में, जहां पर ये प्रॉपरली हट चुका था। 61 मिलियन डोजेस लग चुके हैं, लेकिन वही है कि कई लोगों ने डिले भी कर दिया है इसका। 2022 में मीजल के केसेस 18% बढ़ गए थे और डेथ भी बढ़ गई थी उसकी वजह से। बच्चों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है मीजल्स ना, अब पैरों में अजीब हो जाता है, हाथों में अजीब हो जाता है, बुखार नहीं उतरता है। तो वो मीजल्स जो है वो सबसे ज्यादा, आप देखो कौन कौन सी कंट्रीज में, यहाँ पे पढ़ो, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, कॉन्गो, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया। इंडिया में कम है वैसे तो, पर है इंडिया में भी। ठीक है, तो कैचअप वैक्सीन लेके आओ, टीटीपी का जो वैक्सीन है वो लेके आओ, डिप्थीरिया, टेटनस एंड परट्यूसिस वैक्सीन। सुना ही होगा इसके बारे में, हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं 7th 8th क्लास में खूब पढ़ते हैं इनके बारे में। बहुत बच्चे इसको मिस कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट डोज ले ली, सेकंड डोज ली ही नहीं। तो वो जो डोजेस का होता है ना प्रॉब्लम, उनका रिकॉर्ड वो रखने की जरूरत है। तो इंडिया में वैक्सीनेशन चैलेंज भी यही यही है सबसे बड़ा, कि भाई पहले ही नहीं मिलती सही से। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब मैं ऐसा आपको सच्चाई बताऊं बिल्कुल, क्या करती है ना सरकार, पूरा का पूरा जो विदेशों में भेज देती है वैक्सीन शिपमेंट पहले। अरे भाई पहले भारत की सरकार मतलब अपने चादर को तो ठीक कर लो, फिर बाहर भेज देना। तो डिजिटल डिवाइड भी ज्यादा है, लोगों को, कई लोगों को अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करनी नहीं आती है ना, उनके पास इंटरनेट की दिक्कत है। वैसे तो खैर अब इंडिया में काफी है, लेकिन फिर भी कई लोगों को ऑनलाइन बुक करनी थोड़ी आती है, चाहे उनके पास स्मार्टफोन हो चाहे उनके पास इंटरनेट है। पर वो इनके लिए नहीं यूज कर रहे ना, वो रील्स बना रहे हैं जाके, सॉरी टू से दिस, पर वो रील्स बना रहे हैं। अरे भाई बहुत ज्यादा कल्चर बढ़ गया है इंडिया में रील्स का। और उसके बाद डिले हो जाते हैं ऑर्डर, सरकार डोमेस्टिकली की जगह बाहर भेज देती है ये चीजें, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सरकार इस पे मैनेजर की कोशिश नहीं कर रही है, एसडीजी ध्यान में रखना, प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च करना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, इंद्रधनुष लॉन्च किया था, सबसे बड़ा प्रोग्राम है भारत का। मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स को चलाया है, मतलब स्टेप तो सरकार ने खूब लिए हैं बहुत सारी चीजों पे, पर वही है कि इन स्टेप्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो तो सरकार पे ही डिपेंड करता है ना। तो ये था आपका थर्ड आर्टिकल। ठीक है, मैंने आपको जो नाम बताए कहाँ पे है वो डिजीजेस, वो याद करने हैं इस पूरे आर्टिकल में। अगला है कॉटन कैंडी। अब क्या है, मैंने आपको पहले भी कंप्लीट कराया था ये, मैंने आपको वीकली में भी ये कंप्लीट कराया। वीकली सुनो भाई सब लोग जा करके, ये वीकली में बहुत डिटेल में मैं चीजों को समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं होंगे, मैं साफ बता रही हूँ। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, डेली वाले भी पढ़ने पड़ेंगे, आधा घंटा डेली निकालो और इनको पढ़ाई करो, और वीकली संडे को सुनो। ठीक है, कॉटन कैंडी जो है उसमें भी, उसमें कलर काफी सारे जो है वो ऐड किए जाते हैं, डाइज जो होती है उनमें कलर्स ऐड होते हैं, इसलिए कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन सब की सरकारों ने इस पूरे के पूरे सिस्टम पे बैन लगा दिया है, और अब हिमाचल प्रदेश भी देख रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, ये बोला है कि जो भी कॉटन कैंडी ग्रो होती है उसमें हार्मफुल कलर्स, मतलब कि जो हानिकारक रंग होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लोगों के लिए सही नहीं है।
अगर ये आप कलर इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, कैंसर होगा। इसके अंदर कार्किनोजेन कंपाउंड है, ठीक है। कार्किनोजेन मतलब कैंसर कॉज होता है इससे, जो कि कौन सा है, रोडोमाइन बी। नाम याद कर लेना, रोडोमाइन बी। ये एग्जाम में प्रीलिम्स में बनेगा, मेंस में नहीं आएगा क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आएगा। सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम करता है, कॉटन कैंडी सबसे ज्यादा खाते ही बच्चे हैं, बड़े तो कम ही खाते हैं। अब आप बताओ आपने कभी खाई थी लास्ट, है ना। तो ऐसे तो नहीं होता हम खाते हो, मतलब बच्चे तो खाते ही हैं। 1 साल का बैन लगाने के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने बोला कि भाई इसके अंदर ना ये बिकेगी, ना इसको स्टोर किया जाएगा, ना इसकी प्रोडक्शन में कुछ नहीं होगा, ताकि हार्मफुल जो कलर्स मिलते हैं उसको रोक दिया जाए। तो हमारा जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट होता है, ये मैंने आपको 1 2 3 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बोल करके। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है 2006 के, उसके तहत इसको बैन किया गया है। पनिशमेंट इसमें कोई नहीं रखी गई है, पर ये बोला गया कि इसमें हम इस तरीके से रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि ये इस्तेमाल नहीं करना। तो छोटा सा आर्टिकल था, अभी तक इसको तमिलनाडु कर्नाटका पुडुचेरी कर चुके हैं, पर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा, बहुत सारी सरकारें कर रही हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए बढ़ के जाना है इसको, जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम है इसमें कौन सा कंपाउंड मिलता है, किस किसने बैन कर दिया है, ये पढ़ के जाना है, और कौन से एक्ट के तहत बैन किया गया, जो कि पार्लियामेंट ने 2006 में पास किया था। ठीक है, चलिए लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। आप भी जानते हैं बहुत छाया था प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो भारत में या वर्ल्ड में भी बात कर लूं मैं, प्लास्टिक वेस्ट को, जो प्लास्टिक होता है ना अपना, कितना प्लास्टिक निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे यूज करना है आगे, या उस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इसका सोल्यूशन आज भी नहीं है हमारे पास। गलत है ना ये चीज। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो होते हैं, वो हमने सोचा कि ऐसा होगा, बायोडिग्रेडेबल मतलब दोबारा से अपने आप को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे और वो हमारे नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक भी इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, वेरिफिकेशन कैसे करें कि भाई ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। ठीक है, ये है। और एक और होता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलते हैं, जिसके लिए अलग से तैयार किया गया तरीका कि भाई ये जांचिए कि कैसे उनको हम लोग कंपोस्ट कर सकते हैं, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। भाई इतना वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, करें क्या इसमें। तो यहाँ पर हमारी जो एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री, भाई वो ये देखेगी सारी कुछ है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो होते हैं जो मृदा और लैंडफिल में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपने आप को विघटित कर देते हैं। ठीक है, सॉइल और लैंडफिल में अपने आप डिपॉजिट हो जाते हैं और अपने आप को विघटित कर लेते हैं, और अगर अपने आप को कर लेते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब भी अपने आप को विघटित कर लेते हैं, अपने आप को ये तबाह कर लेते हैं, तबाह इन द सेंस कि अपने आप को खुद ही एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने आप ही विघटित हो जाते हैं, तो वो माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे से प्लास्टिक छोड़ देते हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, ठोस प्लास्टिक होते हैं, जिनका आकार 1 से लेके 1000 न्यूमीटर तक होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से छोटे छोटे, नाम है माइक्रो है ना, छोटे ही होंगे। और ये फिर कहाँ चले जाते हैं भाई, ये चले जाते हैं पानी में बह के। अब पानी के अंदर पोल्यूशन हो जाता है इनके चक्कर में। ऐसा नहीं मैं कह रही कि भाई पानी में पूरा का पूरा प्लास्टिक का डब्बा ही चला गया, नहीं। वो विघटित होने के बाद छोटे छोटे टुकड़े चले जाते हैं उसके। तो अभी हमारे माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर तो कुछ बताया नहीं है सरकार ने, कुछ भी डिफाइन नहीं किया है इसके ऊपर। भाई ये भी नहीं बताया कि भाई आपको, मतलब ये तो बता दिया सरकार ने कि आप लोगों को जब भी कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करना है तो आपको डिग्री लेनी, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये डिग्रेड हो जाता है या नहीं हो सकता, इसका तो बता दिया है। पर वैसे इसमें माइक्रो प्लास्टिक का क्या रहेगा, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में समझाया नहीं आज तक। समझे, आप समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल्स। क्लियर हुआ आपको आर्टिकल्स पांचों। मुझे यार कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी है वीडियो, को शेयर कीजिए यार, बहुत कम व्यूज हो गए हैं। अगर देखिए यार बच्चों, इस तरीके से रहा तो हमें बंद करना पड़ेगा फिर चैनल के, व्यूज नहीं आ रहे हैं इसके ऊपर। आप सभी लोग प्लीज हेल्प करिए व्यूज को बढ़ाने में। व्यूज बढ़ेंगे तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हमेशा ही आते रहेंगे। आप इसको व्यूज को बढ़ाओ, कमेंट्स करो यार, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई यार आप लोगों को, कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट्स करिए। कमेंट्स करोगे तभी और ज्यादा यहाँ पर मैं वीडियोस लेके आऊंगी, वरना मैं चैनल बंद करने का सोच रहे हैं, मतलब ये वाला सब मैं नहीं कर पाऊंगी रिकॉर्ड। आप लोग समझिए मेरी मजबूरी, आप लोग इसको समझ करो, इसको लिखिए, इसके इसके बारे में आपको एक कमेंट करना है। कमेंट करके आपको यहाँ पर पूरा एक बताना है कि आपको वीडियो समझ में आई। मैं इतनी मेहनत करके आपको वीडियो में समझा रही हूँ, एक एक बात समझा रही हूँ, तो आप प्लीज इसको कमेंट करके बताइए।
आज के क्वेश्चन देखते हैं। जन विश्वास बिल 2023 में आया था। जन विश्वास, लोगों का विश्वास जीतने के लिए ये बिल को लेकर के आया गया था, 2023 में आया था। तो अब इसमें था क्या, ईज कर दिया गया था, बहुत आसानी कर दी गई थी। तो इसमें हुआ क्या था भाई, ये बोला गया था कि जितनी भी हमारी पेनल्टीज होती हैं, है ना, पेनल्टीज लगती है ना भाई, ये कर दिया तो इतना पैसा देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन को आसान कर दिया गया था, ये लोकसभा में लेके आया गया था पहले। और जितने भी फॉल्ट होते हैं उसको ठीक कर दिया गया था। ठीक है। तो ये चेंजेस इसके अंदर काफी सारे किए गए थे। तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई थी। जन विश्वास बिल जो है रेगुलेशन करने के लिए लाया गया था 42 एक्ट्स का डीक्रिमिनलाइजेशन। मतलब डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें उसकी फाइन्स वगैरह को हटा दिया गया। ठीक है। ये हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री लेके आई थी, पहले लेके आई थी ये वाली लोकसभा में, बाद में फिर ये राज्यसभा गया था। ठीक है, ये ठीक बात है। और बिल जो है वो ये बोल रहा था कि हर 3 सालों बाद अभी कोई भी यहाँ पर पनिशमेंट है, उस पे मान लो 100 रुपए का फाइन है, तो आगे आने वाले 3 सालों के बाद 10% बढ़ जाएगा उस फाइन के ऊपर। हर 3 सालों में उस अमाउंट के ऊपर 10% बढ़ा दिया जाएगा। इसके अंदर काफी सारे बिल्स को कवर किया गया था। 42 बताया ना मैंने, 42 एक्ट से, जैसे कि एक आईटी एक्ट है, फॉरेस्ट के ऊपर एक्ट है, रेलवे के ऊपर है, पेटेंट्स कराते हैं उसके ऊपर है। तो काफी सारे एक्ट्स को कवर करके इन्होंने एक एक्ट बनाया था। ठीक है, समझ गए बात को। ऐसी मैं सोचा एक और बिल के ऊपर आपसे पूछ लेती हूँ। वो है सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 में आया था। भाई ये कहता है, सिनेमाटोग्राफी का मतलब आप समझ गए होंगे किससे जुड़ा हुआ है, ये कैमरा वगैरह से जुड़ा हुआ है, मूवीज फिल्म से जुड़ा हुआ है। सिनेमाटोग्राफी बिल जो है वो राज्यसभा में लेके आया गया था। जी, इसमें क्या बोला गया था कि भाई फिल्म सब जब शूट करते हो, उसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि आप जो भी फिल्म यहाँ पे शूट करते हो, उसमें कैसे सेंसरशिप लगाई जाएगी और आपका जो पायरेसी होता है वो कैसे किया जाएगा। वो सब क्या था, कॉपीराइट के ऊपर बहुत ध्यान रखा था कि आप किसी की भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग को नहीं छेड़ सकते हो। ठीक है, कॉपीराइट वगैरह के ऊपर जो है ना, लोग करते हैं एक दूसरे की कॉपियां कर लेते हैं, वो सब चीजें रोकी गई थी इसके अंदर। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये राज्यसभा में बिल आया था, तो आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही लिखी हुई थी। ठीक है, सिनेमाटोग्राफ जो है वो पेनल्टी लगाएगा, फिल्मों की नकल करते हो तो उस पर दंडात्मक लगेगा, कैम रिकॉर्डिंग करते हो तो। और ये बिल जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ भी था, राज्यसभा में लेके आया गया था, लेकिन मॉनसून सत्र में लाया था, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा था, इसमें ज्यादा नहीं है पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, जन विश्वास बिल में मैंने आज जो आपको इसके ऊपर जो है वो एक पूरा मेंस का आंसर लिखने के लिए भी दिया है, क्योंकि ये GS2 और GS3 में मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है मेरा जो प्रॉपरली तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, और वो मेंस भी पढ़ रहा है, तो वो जन विश्वास बिल के ऊपर आंसर राइटिंग कर सकता है। जन विश्वास बिल जो है ये आप लिख सकते हो कि पहले बिल क्या है, पहले तो आप लिखोगे बिल क्या है। आप बताओगे कि बिल 42 एक्ट्स में चेंज कर रहा है, जैसे कि आप कुछ कुछ एक्ट्स के नाम जो मैंने अभी बताए थे वो लिखोगे। फिर बताओगे ये बिल जो है लोकसभा में लेके आया था ताकि छोटे छोटे जो ऑफेंसेस होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा सके, और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमारी न्याय प्रणाली को और बेटर किया जा सके, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सके। ठीक है। और इसमें बता देना कि भाई इस तरीके से फाइन के ऊपर भी बात की गई है कि हर 3 सालों में 10% का यहाँ पर फाइन जो है बढ़ाया जाएगा। तो पेनल्टीज वगैरह के बारे में आप बता सकते हो, ये सब कुछ। तो जन विश्वास बिल कोई ये नहीं है कि भाई वो जेल में डाल रहा है, फाइन सटा रहा है, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडिया में जो शासन है वो ज्यादा बेटर हो सके, ताकि उसमें जो लीगल बातें हैं वो वहां पर सही की जा सके। एग्जाम्पल आप दे सकते, समझे भाई बात को। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को कंप्लीट करोगे। अब आप लोग इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। मुझे नहीं पता, कमेंट में बताओगे आप। ठीक है भाई, अब आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ वीडियो को लेकर के, कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करके आप एक्सप्लेन करने वाले हो कि क्या है। तभी मैं आगे जो है वीडियोस में और कंप्लीट करूंगी, आप लोग इस चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करो। समझ रहे हैं भाई सब लोग, कमेंट्स करने हैं सब लोगों ने, और व्यूज बढ़ाने हैं, शेयर करिए वीडियो को, व्यूज बहुत कम होते जा रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए। राइट एवरीवन, चलिए कंप्लीट करिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, एंड वेट फॉर दी अनदर टॉपिक्स जो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।